हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अंशु चलोत्रा ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की तरफ से इस अकाउंट्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसेट्स कितने बेस पे क्लासिफाई होते हैं। उनको हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही जाना था। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि एसेट्स असल में होते क्या हैं। सबसे पहले मैंने क्लासिफाई किया था बेसिस ऑन कन्वर्टिबिलिटी, यानी कितनी जल्दी ये कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि विद इन वन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर जो एसेट होता है, अगर वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो उसे हम करंट एसेट्स कह सकते हैं। ठीक है, एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन फाइनेंशियल ईयर। जैसे कईयों को फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, तो उतनी देर के अंदर अंदर जो एसेट्स हो सकते हैं कैश में कन्वर्ट, वो करंट एसेट्स में आ जाते हैं। इनको हम लिक्विड एसेट्स भी जानते हैं। कई बार कई जगह लिक्विड एसेट्स भी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जो कैश होता है वो एक तरह का लिक्विडिटी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन या कहीं भी आप पढ़ते हो कि लिक्विड एसेट्स, तो जो लिक्विड एसेट्स उसका मतलब यही है कि करंट एसेट्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे कैश हो गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म उससे बोला जाता है कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर जो चीज हो जाए उसे शॉर्ट टर्म बोला जाता है कॉमर्स की भाषा में, अकाउंटेंसी की भाषा में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कुछ ऐसे डिपॉजिट्स जो एक साल के अंदर अंदर हम निकलवा सकते हो। स्टॉक हो गया, क्योंकि आपको पता है स्टॉक है, इतनी ज्यादा देर तक स्टोर करके हम रख नहीं सकते। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो सेकंड पॉइंट था हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम नॉन करंट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। और जो एसेट्स इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं ना हो सकते उसको हम फिक्स्ड एसेट्स का कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स का कह सकते हैं। यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो एसेट्स इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको हम करंट नॉन करंट एसेट्स कहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, कॉपीराइट, परमिट्स वगैरह। जैसे आपको पता है कि जो बिल्डिंग है उसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम बिल्डिंग होगी तो तभी हम काम कर पाएंगे ना, लैंड होगी तभी हम काम कर पाएंगे, मशीनरी होगी तभी हम काम कर पाएंगे। मशीनरी को अगर कैश में कन्वर्ट कर लिए तो हमारे पास बचा क्या। तो इसलिए इसी इनको फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हमारे पास है बेसिस ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है एसेट्स तो एग्जिस्ट तो करते हैं, पर उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है वो हम देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेंजिबल एसेट्स। इनको हम टचेबल एसेट्स भी कह सकते हैं, एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। कुछ ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हो, सी कर सकते हो, उसको हम टेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। इसको कुछ इसके एग्जांपल्स जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी, कैश, ऑफिस सप्लाईज वगैरह। लैंड को हम देख तो सकते हैं ना, टच भी कर सकते हैं, बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, फिर मशीनरी आती है उसको टच कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट्स। ये इसके उल्टा आ गया, यानी कि अनटचेबल एसेट्स, एसेट्स दैट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। कुछ ऐसे एसेट्स जिनके कुछ भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, जिनको हम फिजिकली नहीं देख सकते, वो ना तो हम टच कर सकते हैं, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। ये एक जनरली लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक बिजनेस चलता है, या कुछ लॉन्ग टर्म समझ लीजिए कि एक साल से ज्यादा। ठीक है ना। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे गुडविल होगी, यानी कि कंपनी की रेपुटेशन। एक कंपनी की जब तक रेपुटेशन बनी रहेगी तब तक उसको प्रॉफिट होता रहेगा। जैसे उसकी रेपुटेशन डाउन हुई, उसके प्रॉफिट भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके पेटेंट राइट्स वगैरह हो गए, या जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स हो गए, क्योंकि आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्रेंचाइजी देती हैं किसी को, तो उसके एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो भी एक तरह के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके लिए।
वो ऐसे, क्योंकि वो उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं भाई इस बंदे के साथ मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है। कॉपीराइट्स हो गए, ये बिल्कुल हार्ड, इट इज हार्ड टू इवेल्युएट इन मॉनेटरी टर्म्स। इन चीज़ों को बहुत ही हार्ड होता है मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट करना। वो इसलिए क्योंकि ये इंटेंजिबल होता है, जनरली इनको रिकॉर्ड कम किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। तो दोस्तों आइए हम अभी आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस ऑन यूसेज, ये थर्ड पार्ट है इसका। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में काम आते हैं, यानी कि डेली ऑपरेशंस में एक बिजनेस के लिए काम में आते हैं। ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंपनी की कोर एक्टिविटीज से। कोर एक्टिविटीज यानी कि बेसिक एक्टिविटीज एक फर्म की होती है, कंपनी होती है, उससे जनरेट करते हैं ये रेवेन्यू। कौन कौन सी होगी कोर एक्टिविटीज, जैसे कि सेल्स हो गया, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, या कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह को बेचना, वो चीज आ जाती है इसमें। इसकी एग्जांपल जैसे कैश हो गया, कैश भी डेली बेसिस पे चाहिए, कैश होगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा, स्टॉक होगा तभी बेचा जाएगा, मशीनरी होगी, प्रोडक्शन होगी, इक्विपमेंट होंगे हमारे पास तभी प्रोडक्शन में हमारी हेल्प होगी, कॉपीराइट्स होंगे तभी हम अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे। तो गुडविल होगी, यानी कि ये कंपनी की रेपुटेशन होगी। यहाँ पे गुडविल आता है, वहां पे समझ लीजिए कि रेपुटेशन है। यहाँ पे गुडविल आएगा तो वहां कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच सकेगी, नहीं तो और गुडविल नहीं होगी तो कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। तो सेकंड आ गया नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज में काम नहीं आती, वो कभी कभी काम में आती हैं पर फिर भी ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं, ठीक है ना। ऐसे है कि डे टू डे एक्टिविटीज में तो काम नहीं आती है, यानी डेली इनका कोई यूज नहीं होता, पर फिर भी ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। दोस्तों इसकी एग्जांपल है जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी प्रीमियम 1 महीने में मिल सकती है, 2 महीने में, 3 महीने में, और उसका जो डेली इंटरेस्ट नहीं आता, उसका डेली उसका फायदा नहीं होता। डे टू डे एक्टिविटीज में इनका कोई काम नहीं होता। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, जो है कुछ ऐसी सिक्योरिटी जिनको हम मार्केट में बेच सकते हैं, जिनसे हमें इनकम आ सकती है, वो भी डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे कोई काम नहीं आती, ठीक है ना। वेकेंट लैंड हो, जैसे बेकार लैंड पड़ी हुई हो, वेकेंट हो, खाली हो, उस जगह से भी हमें अभी तक तो कोई डेली एक्टिविटीज में उनका भी कोई काम नहीं होता, पर फिर भी ये इनकम जनरेट कर सकती हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो हमने किए हैं उनसे जो इंटरेस्ट आता है, जो मंथली आएगा या क्वार्टरली आएगा या हाफ ईयरली या ईयरली आएगा, वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इतने तक ही है, अभी हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट ट्रायल। ये क्या है ऑडिट ट्रायल? इट इज ए डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ए ट्रांजैक्शन, किसी कोई भी एक ट्रांजैक्शन का, बिजनेस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेड फ्लो, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे आगे खत्म हो रही है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ये इट इज यूज्ड बाय ऑडिटर्स टू ट्रेस ए ट्रांजैक्शन थ्रू अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि ऑडिटर्स ऑडिटर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं इसको ज्यादातर, किसके लिए? टू ट्रेस ए ट्रांजैक्शन, किसी एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने के लिए थ्रू अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसके थ्रू उसको ट्रेस करने में उनकी हेल्प करती है। जैसे कि अगर बाई चांस उनको लगे कि ये ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन की चेक करने के लिए कि भाई ये सही है या गलत है, तो उसको ट्रेस करने के लिए ये हेल्प करती है, क्योंकि इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि भाई उसमें वोचर्स आ जाते हैं, जर्नल एंट्री कब हुई, लेजर्स, उसकी पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब आ जाता है। एक क्रोनोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस, किसी भी एक बिजनेस प्रोसेस की क्रोनोलॉजिकल एविडेंस है, एक सबूत के तौर पे आता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है 10th पॉइंट ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन होते हैं? जनरली बहुत बार हम सुनते हैं कि ऑडिटर्स हैं, ये ऑडिटर आए, ऑडिटर है क्या? आइए अब हम जान लेते हैं। ऑडिटर है कि पर्सन हु एग्जामिन फाइनेंशियल अकाउंट्स टू इवैल्यूएट देयर एक्यूरेसी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। किसी भी एक बिजनेस में जब ऑडिटर्स होते हैं, उनका काम होता है कि जो बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करना, उनको देखना, उनकी सच्चाई जानना और उनकी एक्यूरेसी चेक करना, और किसी भी एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना कि भाई वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, और अगर वो अकाउंट्स मेंटेन कर रही है कोई एक बिजनेस, तो ऑडिटर्स का काम ये है कि उन अकाउंट्स को
आइडेंटिफाई करना अगर बाय चांस अगर उन्होंने कोई गलती की भी है या उन्होंने कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की। तो नेक्स्ट 11th पॉइंट है हमारे पास बैलेंस शीट। दोस्तों ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को भी पूरे ध्यान से देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो और शेयर करते रहिए। और 10th पॉइंट है 11th पॉइंट बैलेंस शीट। It provides a record or snapshot of a business assets, liabilities and shareholders equity at a specific point of time, generally at end of year। यानी कि बैलेंस शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक बिजनेस की रिकॉर्ड बनाता है, स्नैपशॉट देता है, एक टाइप का व्यू ओवरव्यू देता है। किसका ओवरव्यू? बिजनेस के एसेट्स का, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी कि एक बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज कितनी है और शेयर होल्डर की इक्विटीज कितनी है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि सेट पॉइंट ऑफ टाइम पे, जनरली एट एंड ऑफ ईयर। जनरली जो बैलेंस शीट होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनती है, जैसे 31 मार्च हो गया, कईयों के क्लोजिंग 31 दिसंबर को भी होती है। तो जनरली ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर कंप्यूटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये एक रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करने में हमारी हेल्प करती है कि भाई पिछले साल हमें इतना रिटर्न आया था, इस साल इतना रिटर्न आया था। एंड इवैल्यूएटिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, किसी भी एक बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर देखने के लिए ये हमारी हेल्प करती है कि भाई उसके पास शेयर्स इतने हैं, डिवेंचर्स इतने हैं और इस टाइप की इक्विटीज हैं, लायबिलिटीज इतनी है, एसेट्स इतनी है। दोस्तों नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बुक कीपिंग। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। बुक कीपिंग क्या है कि एक सिस्टम है रिकॉर्डिंग करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंटिंग सिस्टम में। किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। कई लोग इसे अकाउंटेंसी से भी मिस्टेक कर जाते हैं, पर अकाउंटेंसी में है कि उसमें पूरा रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग करना वो पूरा अकाउंटेंसी में आता है। पर बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग आती है, ये बात आप जान लीजिए। इससे यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यही पूरा ध्यान से देखिएगा। और 13 पार्ट है हमारे पास बजटिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जिस जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस जॉब में भी बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये है कि इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ए फाइनेंशियल प्लान टू कंट्रोल कैश फ्लो, यानी कि एक फाइनेंशियल प्लान बनाना, एक मनी से रिलेटेड प्लान बनाना कि कैश फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपको पता है कि बजट बनता है तो उसका एक प्लान बनता है कि भाई कैश हमारे पास कैसे आएगा, कैसे हम स्पेंड करेंगे। इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए प्लान फॉर स्पेंडिंग मनी इन वेरियस वर्क्स में, डिफरेंट वर्क्स में मनी को खर्च करने के लिए जो भी प्रोसेस बनाया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है, उसे बजट कहलाता है, बजटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आपके लिए एक करंट अफेयर भी बन सकता है कि जो 2019 और 2020 का बजट है उस बजट में 1422 करोड़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रपोज किया गया, यानी कि 1422 करोड़ किसके लिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, और 566 करोड़ अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो बजट है 2019-20 सेशन का, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 1422 करोड़ रुपीस प्रपोज किए गए हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इतने रुपीस आगे उनको बांटने हैं, और 566 करोड़ रुपीस अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रपोज किए गए हैं इनको पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2019-20 सेशन में रुपीस 1422 करोड़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रपोज किए गए हैं उनके लिए खर्च करने के लिए, और 566 करोड़ रुपीस अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रपोज किए गए हैं। दोस्तों 14th पार्ट है हमारे पास कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ कॉमन एंड प्रेफर्ड शेयर्स ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू अकॉर्डिंग टू इट्स कॉर्पोरेट चार्टर। कोई भी एक कंपनी के पास जो भी टोटल
अमाउंट के जो भी उनके पास कॉमन शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स जो भी उनके पास होते हैं, जो उस कंपनी के पास ऑथराइजेशन हो कि भाई वो इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं, उसे हम कैपिटल स्टॉक कह सकते हैं। कैपिटल स्टॉक जनरली यही है यार कि भाई कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, वो कितनी कैपिटल इशू कर सकते हैं, यानी कि कितने शेयर्स वो इशू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट चार्टर, कॉर्पोरेट चार्टर मतलब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फैसला लिया गया हो, या जो शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में जो उनको फैसला लिया गया हो, वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का हमारे पास 15th और लास्ट पॉइंट है कैपिटल सरप्लस। कैपिटल सरप्लस है कि द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू फॉर शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। किसी भी कैपिटल स्टॉक में जब हम शेयर्स वगैरह बेचते हैं, कई बार हमारे शेयर्स की वैल्यू जो उसकी पार यानी कि फुल, यहाँ पे इसका मतलब कहीं को नहीं पता होगा तो वो फुल लिख लेंगे, यानी कि जो शेयर की फुल वैल्यू होती है, यानी कि जनरली अगर शेयर 10 रुपए का है और 10 रुपए का शेयर है, तो मार्केट में जब उसको बेचा जाए, अगर कंपनी की गुडविल अच्छी हो तो शेयर्स का रेट हाई भी जाते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा हो कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इनका रेट हाई जाता है। मान लीजिए कि इनका रेट 10 से 12 रुपये पर शेयर चला गया, तो जब 12 रुपये पर शेयर चला गया तो उनके पास कैपिटल सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए और भी ज़्यादा टर्म्स लेके आएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनको आपको समझने के लिए टाइम भी लगेगा। अगर हम आगे भी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, और आप भी हमारे लिए वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए।